अपने हवस और पैसों की लालच में आकर मैंने ऐसा काम किया जिसका पछतावा मुझे आज तक है। मैं समझ न पाई कि जिसे मैं पवित्र रिश्ता समझ रही थी वह तो एक धोखा था, छलावा था। और मैं इस दलदल में फंसते चली गई जिससे निकलने के बाद मेरी दुनिया आबाद नहीं बल्कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और आज मैं सिर्फ अपने आप को कोस रही हूँ और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं खुद हूँ। क्योंकि मेरा नाम नैना है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। सभी लोग सच ही कहते हैं, 16-17 साल की उम्र बहुत ही खराब उम्र होती है और इस उम्र में कब क्या हो जाए हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई हमें समझाना भी चाहे तो वह हमें कांटों के समान चुभने लगते हैं और हमें लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही काबिल हैं। खैर, मेरे साथ जो हुआ भगवान न करे वह किसी लड़की के साथ हो और इसका जिम्मेवार मैं खुद को मानती हूँ। शायद आपको मेरी कहानी से कुछ समझ में आ जाए और आगे चल के कोई इस तरह की गलती करना चाहे तो वही गलती करने से बच जाए। चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरी उम्र 16 साल हो रही थी और हम लोग बहुत ही गरीब थे। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन जो कि करीब 6 साल की उम्र की थी, चारों एक ही कमरे के बने मकान में रहते थे। और जाहिर सी बात थी, रात में सोते समय हम सभी लोग एक ही कमरे में सोते थे। मेरे मम्मी पापा जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते थे और मैं और मेरी बहन एक चौकी पर, जिस पर कि हम दोनों बहन उसी कमरे में सोते थे। एक ही कमरे में सोने के कारण मैं अक्सर अपने माँ और पापा को वह सब हरकत करते हुए देखा करती थी, जिस कारण से 16 साल की उम्र होते होते मेरा दिमाग एकदम से बर्बाद हो चुका था। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे अंदर मेरे जज्बात मचलने लगे थे और मैं चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाती थी। हर रोज आधी रात को मैं अपने मम्मी पापा को रंगरेलियां मनाते हुए देखा करती थी। मैं देखती थी कि पापा तरह तरह से मम्मी को परेशान करते थे। मम्मी उन्हें मना करती थी लेकिन पापा नहीं मानते थे, क्योंकि वो बहुत ही अधिक शराब पीकर नशे में रहते थे। वो अक्सर रात में शराब पीकर ही घर आते थे। पहले हम दोनों बहन खाना खाकर सो जाते थे। मम्मी सोचती थी कि हम दोनों गहरी नींद में सो गए हैं, लेकिन मेरी तो ये सब देखने की आदत बन गई थी। मुझे पता था यह सब गलत बात है, लेकिन मैं क्या करती, आखिर थी तो मैं एक लड़की और मेरी उम्र भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरी बहन छोटी थी, इसलिए इन बातों में उन्हें समझती नहीं थी और वह बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाया करती थी। लेकिन मेरी उम्र ही ऐसी थी कि मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था। जब मैं आधी रात को अपने माँ पापा को बातें सुनती, मेरे जिस्म पूरी तरह से गर्म हो जाता था और शर्म के मारे मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता था। मैं बहुत ही बेशर्म होकर अपने माँ पापा की बातों को सुना करती थी, जबकि ये बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो अब आदत बन चुकी थी उनकी बातों को सुनना और उन्हें सब करते हुए देखना। एक बार तो मन में आता था कि मैं उन्हें उठकर ये बताऊं कि मैं जाग रही हूँ, बल्कि सोई हुई नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं जाकर उन्हें यह बात बता पाऊं। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन फिर कभी छुपकर देख भी लेती थी। मैं चाहती थी कि मैं जाऊं अपने माँ पापा को रोकूं और कहूं कि अब बस भी करिए, क्योंकि अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। लेकिन मैं सिर्फ सोचते रह जाती थी। आखिर इस सब में मेरे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हम लोग थे ही इतने गरीब कि चाहकर भी माँ पापा 2 रूम का कमरा नहीं ले सकते थे। और किसी तरह से दिन भर पापा जो भी कमाते थे उसी में से थोड़ा पैसे से हम लोगों का खर्च चलता था। अब बाकी पैसा पापा अपने शराब में उड़ा देते थे। और फिर हर रात यह परेशानी सहते सहते आज मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया, अब मैं भी नौकरी करूंगी और पैसे कमाऊंगी। और अब मेरे मन में यह भी चलने लगा था, मैं अपने माँ पापा को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर जलने भी लगी थी। और मेरा दिल चाहता था कि मुझे भी कोई ऐसा आदमी मिले जिसके साथ मैं भी अपनी शारीरिक इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन यह फिलहाल मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मौजूद नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं घर से बाहर निकलूंगी और अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करूंगी, जीवन साथी की तलाश करूंगी और इस घुटन भरी कमरे से अपनी जान छुड़ा लूंगी। मैं और ज्यादा इस तरह तड़पते हुए अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, पढ़ाई के नाम पर तुम्हारे पास कोई भी डिग्री नहीं है, क्योंकि तुमने तो अपनी पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं की है। फिर भला तुम कौन सा नौकरी करोगे, क्योंकि बिना पढ़ाई की कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। जिनके पास डिग्री है वह तो नौकरी के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं। फिर तुम कौन नौकरी देगा और तुम क्या काम करोगे। मेरे मम्मी पापा इस तरह से मुझ पर हंस रहे थे जैसे कि मैंने कितनी बेतुकी बातें उनसे कर दी हो। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखिएगा, 10 दिन के अंदर मैं नौकरी लेकर रहूंगी
और अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाई तो मैं सब घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी माँ तो मुझे चप्पल उठाकर मारने के लिए दौड़ी थी और बोल रही थी, अगर 10 दिन के अंदर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम दोबारा से चौखट के बाहर कदम तक नहीं रखोगी, और जो हम लोग बोलेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। मम्मी पापा की यह बात सुनकर मेरा तो दिल ही कांप उठा था, लेकिन मैंने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब चाहे जो भी हो जाए मैं नौकरी करूंगी और अपना जीवन साथी भी बनाऊंगी। फिर अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरे पास घर में जो सबसे अच्छी सूट थी वह मैंने पहन ली थी। ज्यादा कपड़े तो मेरे पास थे नहीं, बस 2-3 सूट ही थे। उसी से मैंने एक सूट पहन लिए थे जो कि गुलाबी कलर की थी। आज मैंने हल्का सा मेकअप भी कर लिया था और थोड़ा मेकअप सामान मैंने अपने पर्स में भी रख लिया था। मैं जब नौकरी की तलाश में निकल रही थी तब मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मुझे फिर से रात वाली सारी घटना आंखों के सामने नाचने लगी। किस तरह मेरे पापा रात भर मम्मी को परेशान करते थे और मम्मी उनके हर जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। रात भर जागने के कारण मम्मी सुबह लेट तक सोई रहती थी और जब उठती थी उनका चेहरा एकदम से पूछा पूछा सा रहता था। मैं देखती थी कि उनके पैरों में भी तकलीफ रहती थी, फिर भी मम्मी सारा दिन थके हुए कदमों से घर के सारे काम में लगी रहती थी। वैसे तो घर में कुछ खास काम होता नहीं था, फिर भी वह दिन भर बिजी रहती थी। अक्सर मेरे पापा रात में नशा करके घर लौटते थे और उसके पास जो हरकत करते थे उसकी वजह से माँ दिन भर शर्म के मारे अपना मुंह छुपाए रहती थी। कहीं न कहीं माँ को भी एहसास था कि अब मैं जवान हो गई हूँ और उन सब बातों को भली भांति समझती हूँ। फिलहाल वह अक्सर अपने चेहरे पर पल्लू डाले रहती थी और मुझसे नजरें नहीं मिला पाती थी। इन सारी समस्याओं से भी तंग आकर मैंने नौकरी करने का फैसला किया था। अब मैं नौकरी करने के लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे नौकरी कहाँ पर मिलेगी। मेरी एक सहेली थी जिससे कि मैंने नौकरी ढूंढने में मदद मांगी थी। मेरी सहेली ने मुझे 1-2 फैक्ट्री के बारे में बताई थी और कहा वहां पर जाने पर मुझे कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। अब घर से निकलने के बाद मैं सीधे ऑटो स्टैंड पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मैं ऑटो वालों को कहा मुझे सीधा इन फैक्ट्री के पास ले चलो जहाँ की मुझे नौकरी मिलने वाली है। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वह भी मैंने अपने पास रख लिया था। ऑटो वाले ने मुझे फैक्ट्री के पास ले जाकर उतार दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और कुछ पैसे उसे दे दिए। वो चला गया। अब मैं फैक्ट्री के अंदर गई तो मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को ही नौकरी पर रखा जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं तो मम्मी पापा के सामने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझे यूं ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बाहर की दुनिया क्या होती है उसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मेरी सहेली ने मुझे जिस फैक्ट्री का एड्रेस दिया था यह वही फैक्ट्री था और मेरी सहेली भी इसी फैक्ट्री में जॉब करती थी। अब मैं फैक्ट्री के अंदर गई। अभी मैं थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि सामने रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की को बैठे हुए देखा। मैं उनके पास गई तो वो बोली क्या काम है और किनसे मिलना है। फिर मैं उससे बोली कि प्लीज मुझे इस फैक्ट्री के मालिक से बात करवा दीजिए, क्योंकि मैं अपनी समस्या उन्हीं को बताऊंगी। मेरी बात सुनने के बाद वह लड़की मुझे बहुत ही गौर से देखने लगी और फिर मुझे कहा मालिक ऐसे किसी से नहीं मिलते हैं, तुम जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके सामने रोकर कहा प्लीज एक बार मुझे मालिक से मिलवा दीजिए, लेकिन उसे मेरे ऊपर एक जरा भी तरस नहीं आई और अब मजबूरन मैं उस फैक्ट्री से बाहर निकल गई। अभी मैं फैक्ट्री से बाहर निकलकर इधर उधर टहल ही रही थी, अचानक मुझे एक बहुत ही बड़ी गाड़ी फैक्ट्री के अंदर आते हुए दिखाई दी। फिर वह गाड़ी आकर रुक गई और उसमें एक लंबे चौड़े आदमी को मैंने उतरते हुए देखा। शायद वो कंपनी का मालिक था। उसने काला कलर का चश्मा पहन रखा था और उसका रंग बिल्कुल ही गोरा था। वह आदमी देखने में मुझे 50 साल के आसपास लग रहा था। उसे देखते मुझे न जाने क्या हुआ। मैंने झट से अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और अपने ओठों पर डिप करके लगा ली। उसके बाद मैंने जल्दी से अपने बाल खोल लिए और फिर अपना दुपट्टा अपने शरीर पर से हटाकर अपने सूट का गला थोड़ा आगे की तरफ कर लिया। अब मैं अपना हुस्न दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मुझे अब किस तरह से नौकरी हासिल करनी है, क्योंकि डिग्री तो मेरे पास थी नहीं कि जिसके बल पे मैं नौकरी हासिल करती। अब मेरा यह हुस्न और मेरी ये जवानी ही थी जो कि मुझे नौकरी दिलवा सकती थी। अब मैं उस आदमी के उसके करीब पहुंच गई, क्योंकि आज मुझे किसी भी हाल में नौकरी हासिल करनी थी। मैं जैसे उसके पास पहुंची वह मुझे देखने लगा। तब मैंने भी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा साहब प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। मेरे ऐसे कहने से अब वो मुझे बहुत ही गौर से देखने लगे और मेरे इस खूबसूरत चेहरे और मेरी चढ़ती जवानी को देखकर मुझे अनदेखा ना कर सका। वह मेरे बेहद करीब आ गया। तब मैंने उसे कहा साहब मुझे नौकरी की बहुत ही जरूरत है। इस बार उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा और इशारों में मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे पीछे उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गई
और रिसेप्शन पर जो लड़की पहले से बैठी थी उसे देखकर मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया हो। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बर्बादी के रास्ते पे कदम रख दिया है। वह बर्बादी जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। लेकिन मैं इन सब चीजों से अनजान थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे हाथों में कोई खजाना आ गया हो। मेरी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। अपने मालिक के पीछे पीछे चलती जा रही थी और फिर मालिक मुझे लेकर एक कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद मैंने देखा वहां पे एक टेबल कुर्सी लगी हुई थी। मालिक ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा, मैं बैठ गई। अब मालिक कहने लगे, अपनी फाइल दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि आप यहाँ पर नौकरी के काबिल हैं भी या नहीं। लेकिन मेरे पास तो कोई डिग्री ही नहीं थी, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल में सिर्फ 7वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई नहीं की। मैंने मालिक को कहा, साहब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकरी करना है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। मालिक मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे और वो चलकर मेरे एकदम से करीब आ गए और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगे, अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तब तो तुम्हें कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। मैं कुछ ना बोली। अब मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने बहुत ही मुश्किलों से अपने आप को संभाला था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मालिक मेरी खूबसूरती देखकर मुझे यूं ही नौकरी दे देंगे। लेकिन वह तो मेरी डिग्री के पीछे ही पड़ गए थे। अब मेरे पास मेरे आंसू ही मेरे आखिरी हथियार थे, जिसे कि मैं अब इस्तेमाल कर रही थी। और फिर कुछ ही देर के बाद मेरा यह हथियार मेरे काम आ गया। मालिक मेरे करीब आकर कहने लगे, अरे तुम रो मत। खूबसूरत लड़की अगर रोती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत ही मेहनत और लगन से काम करना होगा। मैं हैरान थी, न जाने मालिक मुझे कौन सा काम देने वाले थे। लेकिन मैं खुश थी कि चलो मुझे काम तो मिल गया। और मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी काम हो मैं उसे बहुत ही लगन के साथ करूंगी। अब मैं मालिक की तरफ देखने लगी। मुझे समझ में आ चुका था कि नौकरी सच में इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और बिना डिग्री के तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आज घर से बाहर निकलने के बाद मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि कोई अच्छी नौकरी के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए अब मैंने मालिक से पूछा, आप मुझे कौन सी नौकरी देना चाहते हैं? इस पर मालिक ने अपने हाथ से मेरे बालों को मेरे कानों के पीछे किया, फिर अपनी उंगली मेरे गर्दन पर फिराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाकर रख सकता हूँ, और इस काम में तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। जहां मैं जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और मैं देख रही थी। ये कहते हुए मालिक मेरे जिस्म को अपनी निगाहों से घूर घूर कर देख भी रहे थे। एक पल तो मैंने सोचा कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर मेरे कानों में मेरी माँ की बातें घूमने लगी, जो कह रही थी कि 10 दिनों में अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली फिर तुम इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी, और जो मैं कहूंगी वह तुम्हें सुनना पड़ेगा। और मैं अब ये नौकरी किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मालिक से कह दिया, ठीक है साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगी और मैं ये नौकरी करूंगी। इस बार मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ चुकी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी स्टार्ट होती है। अब मालिक मेरे सामने ही अपने कोट के बटन खोलने लगे। ये देखकर मुझे अंदर से अंदर बहुत ही घबराहट होने लगी, लेकिन मैं कुछ ना बोली। फिर कोट के बटन खोलने के बाद मालिक कहने लगे, लो इस कोट को उस हैंगर में टांग दो, और सुनो, तुम अपना दुपट्टा भी उतार कर उस हैंगर में टांग दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे काम के बीच भी दुपट्टा हमें डिस्टर्ब करे। जैसे मालिक ने मुझे ऑर्डर दिया तो मैंने भी अपना दुपट्टा उतार कर वही हैंगर में लटका दिया। फिर वो मुस्कुराकर बोले, बस तुम्हें इसी तरह मेरी हर बात माननी होगी, और मैं जो भी जैसा भी कहूंगा तुम्हें मेरा वह काम करना होगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया, और आज मुझे इस अजीबोगरीब नौकरी में बहुत ही हैरानी और खुशी दोनों ही महसूस हुई, क्योंकि यह तो कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह बताई थी। अब मैं उसके कैबिन में यूं ही बैठी रही और मालिक अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गए। करीब 1 घंटे के बाद मालिक मुझे कहने लगे, मेरा आज का काम खत्म हो गया और मैं घर जा रहा हूँ। तुम भी घर चली जाओ, कल सुबह आना। मैंने कहा, ठीक है साहब, मैं कल सही समय पर यहाँ पर ऑफिस में आ जाऊंगी। और अब जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, दोपहर का 1 बज रहा था। इतनी जल्दी मेरी छुट्टी हो गई, किस कारण से मैं बहुत ही खुश थी। मैंने अब अपना हुलिया ठीक किया और सीधा घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी नौकरी की खबर मम्मी और पापा को दिए। पहले तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं, यह सच बात है
और मेरी नौकरी एक फैक्ट्री में लगी है। उन्होंने मेरी बातों पे यकीन कर लिया। मेरे पापा मुझे कहने लगे, नौकरी करने के बाद तुम्हें जितनी भी तनख्वाह मिलेगी, तुम लाकर सारे मेरे पैसे मेरे हाथों पे रखोगी। मुझे पापा की यह बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि मुझे पता था पापा पैसों को कहाँ पर उड़ाने वाले थे। वह तो सिर्फ नशा करते थे और नशा में जितना भी पैसा मिले वह कम ही लगता था। मैंने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी, मुझे नौकरी से अपनी किस्मत बदलनी है। मेरे पापा मेरी नौकरी की खुशी में शाम को बाजार जाकर मिठाई भी खरीद कर लाए। हम सभी लोगों ने मिलकर मिठाई खाया। फिर पापा अपने दोस्त के पास चले गए और जब वापस आए तो नशे में थे। और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब आधी रात होने के बाद मम्मी और पापा के बीच में क्या होने वाला है। मैं जल्दी से चारपाई पर लेट गई और अपने ऊपर चादर डाल दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि पापा ने मम्मी को पकड़ लिया और फिर वही बातें और हरकत करने लगे। वो पूरी नशे की हालत में थे और इसी हालत में मेरी मम्मा के साथ जबरदस्ती हरकत हरकत कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में धीरे धीरे गूंज रही थी। वह हमेशा की तरह मेरे पापा से बचना चाह रही थी और उनसे माफी भी मांग रही थी। पापा हर वक्त नशे में ही रहते थे। उन्हें माँ की तकलीफों से कोई मतलब नहीं रहता था। उन्हें तो बस अपनी हवस मिटानी रहती थी। मैं हर रात ये सब देखा करती थी और ही अंदर जलते रहती थी। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंची तो कुछ ही देर के बाद मालिक भी आ गए, परंतु आज वो बहुत ही बेचैन लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहने लगे, आज हमें शहर से बाहर जाना है, जहां पर हमारी नई फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा रही है और मुझे भी उनके साथ जाना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने कभी शहर के बाहर यात्रा नहीं की थी। लेकिन यह मेरी नौकरी थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया। आज मैंने अपना दुपट्टा पहले से हैंगर में लटका दिया था और अपने आप को और भी अच्छी तरह से सजा लिया था। मैं अपना मेकअप का सामान अपने पर्स में लेकर चलती थी और जब मालिक नहीं आए थे तब ऑफिस पहुंचने के बाद ही मैंने ओठों पर डार्क लिपस्टिक, गालों पे लाली और अपने बदन पे थोड़ा सा परफ्यूम मार लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे ये नौकरी मिली थी और मुझे अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना था। मैंने अपने हुस्न को बहुत ही ज्यादा निखार लिया था। अब मैंने एक बार शीशे में अपने चेहरे को देखा और फिर मन ही मन अपनी इस खूबसूरत अदाओं पर मुस्कुराने लगी। अब मालिक ऑफिस से निकल चुके थे और मैं भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं ऑफिस से बाहर निकलती, रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने मुझे धीरे से आवाज देकर रोक लिया। मैं उसके करीब पहुंची तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक राय दे रही हूँ कि तुम यह नौकरी मत करो। उस लड़की की बात पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वह खुद आराम से बैठे अपनी नौकरी के फायदे ले रही थी और मुझसे मेरी नौकरी को छुड़वाना चाह रही थी। मैं नफरत भरी नजरें उस पर डालते हुए वहां से निकल आई। मालिक मेरे इंतजार में गाड़ी में बैठे थे। अब मैं भी आकर गाड़ी में बैठ गई और फिर गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर मालिक की दूसरी फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा रही थी। मालिक ने कुछ ही देर यहाँ के सारे इंतजाम अपनी आंखों से देखा, मजदूरों से बातचीत की और फिर वापस गाड़ी में बैठकर मुझसे कहने लगे, यहाँ बहुत ही गर्मी है, मेरा फार्म हाउस यहीं पास में ही है, वहां चलते हैं और चलकर कुछ देर आराम करते हैं, फिर आगे का काम देखूंगा। भला मुझे इस बात पे क्या ऐतराज होना था। मैं भी मालिक के साथ उनके फार्म हाउस पर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि मालिक का फार्म हाउस बहुत ही सुंदर था। उसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। जरूरत की वहां पर सारी चीजें मौजूद थी। अब मालिक मुझे अपने बेडरूम में लेकर आ गए। फिर उन्होंने दरवाजा बंद करके उस कमरे का एसी चला दिया। उन्होंने कमरे की रोशनी को भी कम कर दिया और फिर मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा। मैंने कुछ दूरी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब कर लिया और कहा कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और सिर्फ इसी खूबसूरती की वजह से उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है। ये सब कहते हुए मालिक एकदम से मेरे करीब आते जा रहे थे और मुझे भी उस गर्मी के मौसम में ठंड वाला एहसास होने लगा था। उनके एकदम से करीब होने के कारण मेरे चेहरे पर पसीनों की बूंद आ गई थी। मैंने अपनी नजरें झुका ली और फिर मालिक ने मुझे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बिल्कुल ही हैरान हो गई, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नौकरी के दूसरे दिन ही मालिक ने अपने जज्बातों का मुझ पर खुलासा कर दिया था। वह मुझे कहने लगे वह मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं यह बात किसी को ना बताऊं। मैं इस सच्चाई को छुपा कर रखूं और जब वक्त आएगा तब मालिक खुद ही इस बारे में सभी को बता देंगे। मेरी उम्र और मालिक की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। जहां मैं 16 साल की कच्ची कली थी, वहीं पर मालिक 50 साल का एक अधेड़ आदमी था।
मालिक ने इस सच्चाई को छुपाने का एक और कारण यह भी बताया कि हमारी और तुम्हारी उम्र में जमीन आसमान का अंतर है, और अगर किसी को शादी के बारे में पता चल गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही होगा। और मालिक यह भी कह रहे थे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और कोई मेरे बारे में गलत बातें बोले यह उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो मालिक की बात सुनकर खुशी के मारे झूम उठी थी, क्योंकि मैं कई सालों से अपनी जज्बातों के आग में जल रही थी। मालिक मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें एक अलग से घर दूंगा जिसमें कि तुम खुशी खुशी से रहना। मालिक की ये सारी बातें सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई थी, और बिना सोचे समझे मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। फिर मालिक ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा कि आज ही हम दोनों शादी करेंगे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा कि हम दोनों की शादी का इंतजाम करो। फिर हमने शादी कर ली। मैंने ना अपनी माँ का ख्याल किया और ना ही पापा का, बल्कि मैंने सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचा था। अब हमारी शादी हो गई थी, और फिर कुछ ही देर के बाद जब सब लोग वापस चले गए तो मालिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मेरे साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। मालिक की उम्र 50 साल हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल गई थी। वो बहुत ही ताकतवर थे, मैं उनके सामने ढीली पड़ जाती थी। और फिर अब हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। मालिक और मैं दोनों ही अपने अपने जज्बात का भरपूर आनंद ले रहे थे। लेकिन यहाँ मेरी जॉब थी। मैं सुबह काम पर जाती थी और शाम को फ्री होकर जल्दी चली आती थी। मुझे तनख्वाह भी अच्छा खासा मिल रहा था, जिससे कि मेरे परिवार वाले भी बहुत ही खुश थे। अब मैं जब भी ऑफिस जाती तो मालिक किसी न किसी बहाने से मुझे बाहर लेकर चले जाते थे, और फिर अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते थे। मुझे भी उनका साथ अच्छा लगता था। मैं भी इस चीज का भरपूर आनंद ले रही थी, क्योंकि मैं तो अपने आप को मालिक की पत्नी समझ रही थी, और यह हमारे बीच एक छुपा हुआ लेकिन पवित्र रिश्ता था। और फिर इसी तरह मौज मस्ती करते हुए लगभग 2 महीने गुजर गए, और एक दिन अचानक से मुझे चक्कर आने लगे, उल्टी होने लगी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे माँ पापा को अभी तक इन सब के बारे में पता नहीं चला था। मैंने शादी कर ली है, और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने सबसे पहले यह खबर मालिक को सुनाई कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मालिक का चेहरा खुशी से चमक उठा था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, और वह मुझे अपने साथ लेकर निकल गए। और कई घंटों तक गाड़ी चलती रही। मैं परेशान हो गई, पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मालिक ने मेरी किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। और फिर काफी देर चलने के बाद जब कार रुकी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि हमारी गाड़ी एक गांव में जाकर रुकी थी, और वहां पे एक पुरानी हवेली थी। मैंने बड़ी हैरानी से मालिक को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। यह मेरा गांव है, और हम इस जिले के प्रधान हैं। शहर में केवल मेरी फैक्ट्रियां हैं, और अब तुम मेरे वारिस को पैदा करने वाली हो, इसलिए तुम्हें अब यहाँ इसी हवेली में रहना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी पापा को इन सब बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और मालिक अचानक मुझे यहाँ पर ले आए थे। जैसे हम दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए तो 3 बड़ी उम्र की औरतें मालिक को देखकर हाथ जोड़कर करीब आई। फिर उसी में से एक औरत कहने लगी, अगर आप आने वाले थे तो हमें खबर कर देते, हम आपके आने की तैयारी करते। मैं बस उन सबको देखे जा रही थी। फिर मालिक मुझे कहने लगे, इनमें से जो सबसे बड़ी है वह मेरी माँ है, और 2 मेरी पत्नी है। मैं उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी मालिक से उनके अतीत के बारे में पूछा ही नहीं था। पर उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, और मुझे इन सब से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का बहुत ही बड़ा एहसास हो रहा था। फिर मालिक ने उन तीनों को देखा और उनसे कहा, यह मेरी पत्नी है और यह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से इस हवेली में रहेगी। अब वह तीनों हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मालिक कहने लगे, इन 2 पत्नियों ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है, और अब तुम मेरे वारिस पैदा करने वाली हो। उनकी माँ दोनों पत्नियों को देखकर मेरी हालत बिगड़ गई थी। वह तीनों गुस्से से बोल रही थी, हमारे खानदान में निचली जाति की लड़की से शादी करने का कोई रिवाज नहीं है। न जाने कौन लड़की है, ना तो इसके जात पात का पता है और ना है इसके खानदान का पता है। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि इस हवेली की वारिस को पैदा करेगी? मालिक ने जवाब दिया, मैं इसे हमेशा अपने साथ नहीं रखूंगा। यह जब तक बच्चा पैदा नहीं कर लेती तब तक यह इसी हवेली में मेरे साथ रहेगी। और आप लोग भी सुन लो, इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने तीसरी शादी की है, नहीं तो इस जिले में मुझे दोबारा वोट नहीं मिलेगा।
तुम दोनों तो इस बात का ख्याल रखना और इस लड़की का भी ख्याल रखना। और मैं इस लड़की को पूरे 9 महीने के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद इसका बच्चा होते ही मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। बच्चा तुम तीनों की गोद में आ जाएगा। इस तरह किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा और मेरा वारिस भी इस हवेली में पढ़कर बड़ा होगा। मालिक की आवाज सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि उनकी औकात के सामने मेरे तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। पर मैंने डरते डरते एक बात जरूर कहा कि साहब, मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी। तो मालिक ने कहा, तुम अपने घर की चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर पर हर महीने पैसे भिजवा दिया करूंगा। और अभी तुम इस वक्त एक खत लिखोगी जिसमें तुम लिखोगी तुम काम के सिलसिले में दूसरे शहर आई हो और यहाँ पर तुम्हें 1 साल लग सकते हैं। मैं तो मालिक के सामने अपनी जबान तक न खोल पाई, क्योंकि मैं बुरी तरह से फंस गई थी। ना ही मैं इस हवेली से कहीं भाग सकती थी और ना ही मैं इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी। फिर मालिक ने मुझे जैसे जैसे कहा मैं वो सब करते चली गई और आज मैं अपने आप को कोस रही हूँ। मैंने यहाँ पर बिना सोचे समझे नौकरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी सौतन लोग भी मुझसे जलन कर रही थी और हर वक्त मुझे खरी खोटी सुनाती रहती थी, लेकिन यहाँ पर मेरा अच्छे से ख्याल भी रखा जा रहा था। मैं एक कैदी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी और इस 4 दीवारी में कैद होकर रह गई थी। यहाँ पर मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे लिए हर चीज मौजूद थी, सिर्फ मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी। एक बड़ा सा कमरा, एक छोटा सा बगीचा ही अब मेरी दुनिया बन चुकी थी। जब मुझे मन नहीं लगता तब मैं इस बगीचे में आकर बैठ जाती थी, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। और जब मैं बैठे बैठे थक जाती थी तब फिर इस बड़े से कमरे में आकर आराम करने लगती थी। अब यही मेरी दुनिया थी। बीच बीच में मालिक मुझसे मिलने के लिए शहर से आते रहते थे और इस दुख तकलीफ में मेरे 9 महीने बीत गए। जब बच्चा होने का समय सामने आया और दर्द हुआ, तब मुझे इस हवेली से बाहर दूसरे शहर में ले जाया गया। वहां पर मेरा बच्चा तो हुआ, पर मैंने उस बच्चे की शक्ल तक ना देखी थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने शहर आ चुकी थी और मेरे सामने 3 बेडरूम वाले फ्लैट का कागज और डाइवोर्स का पेपर रखा हुआ था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे चक्कर आने लगे थे। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा था, अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और रही बात दूसरी नौकरी की, तो तुम्हें मेरे दूसरे फैक्ट्री में काम मिल जाएगा जहां तुम अपना जीवन अच्छे से बिता सकती हो। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बार बार अपना बच्चा याद आ रहा था जिसे मैं 9 महीने अपने खून से सींचा था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था आखिर मुझे कौन सा बच्चा हुआ, बेटा या फिर बेटी। मालिक ने अपना काम निकालने के बाद मुझे एक चींटी की तरह मसल दिया था और मेरी औकात भी तो मालिक के सामने एक चींटी के बराबर थी। अब मैं इस 3 रूम वाले फ्लैट में अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर जोर जोर से रो रही थी। मुझे तो अपना घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था और जाकर भी मैं क्या करती। आखिर अपने मम्मी पापा को मैं क्या बताती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और क्यों हुआ है। काफी देर रोने के बाद जब मेरा मन हल्का हुआ, तब मैंने मन को समझाया कि अब मुझे बुरा सपना समझ के इन सभी चीजों को भूलना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उठी और सीधे अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए और मुझसे पूछने लगे, तुम बाहर में कैसे रहती थी और तुमने कभी फोन क्यों नहीं किया। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि मैं उन लोगों की दुनिया से कितनी दूर चली गई थी, जहां पर मैं सिर्फ एक कैदी की तरह रह रही थी, जिसे सुविधा तो सभी कुछ दिया गया था लेकिन आजादी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से कह दिया कि काम अधिक होने के कारण मुझे बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी कमाई से एक फ्लैट खरीद लिया है और अब हम सभी लोग एक साथ एक जगह पर ही रहेंगे। यह सुनते मेरे मम्मी पापा खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उनको तो कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर क्या क्या बीती थी और अभी क्या बीत रही थी। मैं सिर्फ छोटी मुस्कान लिए उन लोगों के सामने खड़ी थी। फिर हम लोग इस फ्लैट में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और अब मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी तीनों इस फ्लैट में रह रहे थे। मैं अपने बारे में बताकर अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ दिन आराम करने के बाद मैं मालिक की दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए निकल गई। यहाँ आने के बाद मुझे आराम से नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे ऊपर एक मुसीबत और टूट पड़ी थी। यहाँ के कर्मचारियों से मुझे पता चला कि इस फैक्ट्री के मालिक की मौत हो गई है और अब यह फैक्ट्री उनकी पत्नियां चला रही है। मैं मालिक की पत्नी के सामने कभी भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल जाता कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ
तो यह लोग मुझे कभी भी काम से निकाल सकते थे और अब मैं बिना किसी को कुछ भी बताए इस फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी और छोटी बहन के लिए काम तो करना ही था। लेकिन मुझे अपने बच्चे की रह रहकर बहुत ही याद आती है। मैं उसके बिना पल पल तड़पती हूँ। जिस आदमी से मेरा रिश्ता था वह तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। अब मैं कैसे अपने बच्चे से मिल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है। सिर्फ है तो एक डाइवोर्स पेपर। क्या उसके बेसिस पर मुझे कानून मेरे बच्चे से मिलने देगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अब क्या करूंगी? तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। जो मैंने गलती की उसकी मुझे सजा मिल रही है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।